माननीय अध्यक्ष, स्थान ग्रहण करें। इससे पहले कि मैं माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को उनके बजट भाषण के लिए पुकारूं, मैं उनको सदन के तमाम सदस्यों की ओर से जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और सभी माननीय सदस्यगण से यह भी उम्मीद करती हूं कि वो उन्हें बीच में रोके नहीं, टोके नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये उम्मीद करती हूं कि उनका बजट समाज के सभी वर्गों के लिए सुखद एहसास कराए, ऐसा बजट वो पेश करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, केक काट के माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन पर केक काटा जाएगा, उसके लिए भी आमंत्रित कर रहा हूं। अब मैंने नाम पुकार लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी। बजट के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2005-06 के संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय बोलते हुए मैंने आपसी सहयोग से एक नया अध्याय जोड़ने की प्रार्थना इस सदन से की थी। ये प्रार्थना इस राज्य के उज्जवल भविष्य की कामना से प्रेरित है। गरीबों के हृदय की वेदना को पूरी संवेदना के साथ समझना और जिस हद तक हो सके उसे कम करना ही हमारी पहली और आखिरी जिम्मेदारी है। हमें राजनीति को उस सोपान तक पहुंचाना है जहां सत्ता और जनता के बीच सेतु बनने पर हम गर्व कर सकें, वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के सपनों को साकार करने का संकल्प दोहरा सकें। और प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार जी की बातों में यूं कहना चाहूँगी, सिर्फ मतभेद रखना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ मतभेद रखना मेरा मकसद नहीं, मेरी कामना यह है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ही नहीं, आपके सीने में भी, दोनों में ही लेकिन आग जलनी चाहिए। गत वर्ष के दक्षिणी और पूर्वी भाग से सुनामी की त्रासदी झेली थी। इस वर्ष देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों ने प्राकृतिक आपदाओं की विनाश लीला देखी है। मैं कश्मीर में भूकंप से हताहत व महाराष्ट्र में बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों के प्रति सदन एवं अपनी ओर से सहानुभूति प्रकट करना चाहती हूँ। अतीत को पीछे छोड़ते हुए वर्षों से बंद मुनाबाव खोखरापार मार्ग को पुनः शुरू करने के साथ भविष्य के नए द्वार खुले हैं। इससे पड़ोसी देश से भाईचारे व मित्रता के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, यदि हमें प्रगति करनी है और समृद्धि की ओर बढ़ना है तो हमें आउटवर्ड लुकिंग होना पड़ेगा। हमें न केवल विश्व भर के पर्यटकों बल्कि देश विदेश के निवेशकों को भी आकर्षित करना होगा। अगर राज्य की सरहदें बड़ी हैं तो निस्संदेह उसका हृदय उससे भी विशाल है। मेरी कामना है कि हम अपने राज्य की पारंपरिक उदारता और सांस्कृतिक विविधता के साथ संसार का स्वागत करें, पर साथ ही अपनी गरिमापूर्ण विरासत की रक्षा करने में भी तत्पर रहें। पूर्व से चल रही अनेक योजनाओं के अलावा विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए गत 2 वर्षों में हमारी सरकार ने अनेक अभिनव योजनाएं प्रारंभ की। गैप्स को भरने हेतु नई योजनाएं आवश्यक हो सकती हैं, पर उतना ही महत्वपूर्ण है इनका और पूर्व से चल रही योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। तभी स्कीम्स पर किए जा रहे व्यय का लाभ गरीबों और वंचित वर्गों को मिल सकेगा। अतः मैं चाहूँगी कि आगामी वर्ष समेकन वर्ष, ईयर ऑफ कंसोलिडेशन हो। मैं सदन के सभी मान्य सदस्यों का आह्वान करती हूँ कि इन सभी योजनाओं की वास्तविक तथा समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करने के प्रति हम सब आने वाले समय में सतर्क और समर्पित रहें। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशें इस वर्ष से क्रियान्वित की जा रही हैं। इन सिफारिशों के अंतर्गत
हमारा केंद्रीय करों में हिस्सा मामूली वृद्धि के साथ 5.4% के स्थान पर 5.6% हो गया है। सड़क व भवन मरम्मत, विरासत संरक्षण, नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु हम सहायता प्राप्त करने में सफल हुए हैं। साथ ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं मरु प्रधान व सीमांत जिलों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए विशेष सहायता हेतु सहमति हुई है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए एवं वनों के संरक्षण हेतु 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की सांकेतिक सहायता देने की सिफारिश भी वित्त आयोग ने की है। केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रकरणों में 11वें एवं 12वें वित्त आयोगों की अनुशंसा के अनुसार निर्णय नहीं लेने से हमारे संसाधनों में कमी आई है। सबसे पहले 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों में राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को कम करने एवं FRBM एक्ट लागू करने पर ऋण राहत डेट वेवर तथा ऋण समेकन डेट कंसोलिडेशन की व्यवस्था है। मैं गर्व के साथ सूचित करना चाहती हूं कि हम ऋण समेकन तथा ऋण राहत दोनों सुविधाओं के पात्र हो गए हैं। इस कारण हमारा बकाया केंद्रीय ऋण समेकित कर दिया गया है, किंतु केंद्र सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वे चालू वर्ष में डेट राइट ऑफ स्वीकृत करेंगे या नहीं। इस कारण से संशोधित अनुमानों में मैंने इस लगभग 332 करोड़ रुपयों की प्राप्ति को शामिल नहीं किया है। दूसरा, 11वें वित्त आयोग की ऋण राहत योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा आवश्यक शर्तें पूरी कर लेने के आधार पर हमें वर्ष 2005-06 में 307 करोड़ रुपए की ऋण राहत अपेक्षित थी, परंतु हमें केवल 29 करोड़ 80 लाख रुपए ही स्वीकृत किए गए हैं। यद्यपि हमने केंद्र सरकार से इस ऋण राहत की स्वीकृति को संशोधित करने हेतु अनुरोध किया है, किंतु संशोधित अनुमानों में केवल 29 करोड़ 80 लाख रुपए का ही प्रभाव डाला गया है। तीसरा, केंद्र सरकार ने उन्नयन अनुदान व विशेष समस्या अनुदान के अंतर्गत 21 मार्च 2005 के पश्चात प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को भी स्वीकार करने से मना करा है, जबकि 11वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि 31 मार्च 2005 तक की थी। मेरी दृष्टि में अवार्ड अवधि के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्रों को स्वीकार करने से इनकार करना वस्तुतः अवार्ड अवधि को कम करने के समान है। केंद्र सरकार के इस कदम से 26 करोड़ रुपया की राशि हमें कम प्राप्त हुई है। उपरोक्त कारणों से हमारे योजनागत संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। केंद्रीय वित्त मंत्री जी के साथ 2 बार, प्रधानमंत्री जी के साथ 1 बार मैं व्यक्तिगत भेंट कर चुकी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि चूंकि ये मामला राजस्थान के विकास से संबंधित है, अतः विपक्ष भी राजस्थान की जनता को केंद्र से उसका वाजिब हक दिलवाने में हमारा साथ दे। पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे दे तो और बात है। लेकिन इन कमियों और राजकोषीय घाटे को सीमित रखने की अनिवार्यता के बावजूद हमने योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजना के पोषण में कमी नहीं आने दी है। यह निश्चय ही हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का द्योतक है। योजना का संशोधित आकार 8,155 करोड़ 23 लाख रुपए है और हमें विश्वास है कि इस योजना के संशोधित लक्ष्य का 95% से अधिक अर्जन करेंगे। आगामी वर्ष 2006-07 की वार्षिक योजना का आकार योजना आयोग ने 8,501 करोड़ 41 लाख रुपए निर्धारित किया है। बजटीय प्रावधान इससे कुछ अधिक 8,562 करोड़ 54 लाख रुपए है, जो कि वर्ष 2005-06 के संशोधित आकार से 407 करोड़ 31 लाख रुपए अधिक है। निश्चय ही सदन के माननीय सदस्य हमारी इस उपलब्धि को महत्व देंगे कि 12वें वित्त आयोग के प्रावधानों में राजकोषीय घाटे को सीमित रखने की चुनौती के बावजूद हम योजना के बढ़े हुए आकार को और बढ़ाने में सक्षम रहे हैं। माननीय सदस्यों को विदित होगा कि मैंने पिछले बजट में जेंडर ऑडिटिंग की शुरुआत करने की घोषणा की थी। इस वर्ष प्रमुख चिन्हित विभागों शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, महिला
एवं बाल विकास, समाज कल्याण, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा कृषि विभाग में ये कार्य हाथ में लिया गया। इन विभागों का अध्ययन करने से कुछ महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं, जिन्हें मैं सदन के सामने विचार हेतु रखना चाहूंगी। राज्य में महिलाओं द्वारा कृषि भूमि क्रय करने पर मुद्रांक शुल्क दर 11% से घटाकर 5.5% की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप जनवरी 2004 की पहली तिमाही में जहां महिलाओं के नाम पंजीकृत होने वाले दस्तावेजों की संख्या 8,000 थी, वह अगले ही तिमाही में बढ़कर 34,000 तक पहुंच गई। अगले 9 महीने अर्थात जुलाई 2004 से मार्च 2005 तक ये बढ़कर 67,000 हो गई और इसके अगले 9 महीने अप्रैल 2005 से दिसंबर 2005 में ये संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। इस अनूठी पहल से 2 वर्षों से भी कम अवधि में 2 लाख से अधिक महिलाओं को भूमि का मालिकाना हक मिला। यह उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर छात्राओं के इनरोलमेंट एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ठहराव की दर दोनों ही बढ़ी हैं। वर्ष 2001 में इनरोलमेंट में जहां छात्राओं का प्रतिशत 32.6 था, वह बढ़कर वर्ष 2004-05 में 38.96% पहुंच गया। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ठहराव दर 80.73% के मुकाबले वर्ष 2003-04 में बढ़कर यह 87.85% हो गई। परिणाम बताते हैं कि अगर छात्राएं प्राथमिक स्तर पार कर लेती हैं तो उच्च प्राथमिक स्तर पर आसानी से ड्रॉप आउट नहीं होती। अतः हमें प्राथमिक स्तर पर इनरोलमेंट बढ़ाने व ड्रॉप आउट घटाने के लिए विशेष नीतिगत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। महिला शिक्षकों की संख्या वर्ष 2003-04 तक 25% के आसपास रही, जो संतोषजनक नहीं है, परंतु हाल ही में हमारे द्वारा की गई नियुक्तियों में 30% आरक्षण करने और 2371 विधवाओं एवं 563 परित्यक्ताओं को नियुक्ति दिए जाने से इस स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार महाविद्यालय स्तर पर छात्राओं का इनरोलमेंट अभी भी अपेक्षानुरूप नहीं है। वर्ष 2000-2001 से 2004-2005 तक इनरोलमेंट में 1.4% की मामूली वृद्धि हुई है। विशेषता अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं का एनरोलमेंट बहुत कम है। स्पष्ट है कि हमें इन वर्गों की छात्राओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की विशेष आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि राज्य में महिलाओं की संख्या लगभग 48% है। हमारी सामान्य वित्तीय प्रक्रिया में बजट आवंटन लिंगानुपात के आधार पर तो नहीं किया जाता, फिर भी महिला आधारित कार्यक्रमों के व्यय में समय के साथ वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि महिला जनसंख्या की दृष्टि से 6 समकक्ष राज्यों में बजटीय व्यय के आधार पर हमारा प्रदेश महिला स्वास्थ्य में प्रथम, महिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण में द्वितीय और जरूरतमंद महिलाओं की सहायता कार्यक्रम में तृतीय स्थान पर रहा है। फिर भी मैं मानती हूं कि सुधार की आवश्यकता है। आने वाले वर्षों में योजना बनाते समय उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखा जाएगा और आगामी वर्ष में जेंडर बजटिंग एंड ऑडिटिंग प्रक्रिया का और विस्तार किया जाना भी प्रस्तावित है। बजट प्रक्रिया में समय के साथ परिवर्तन लाते हुए हमने आउटकम बजटिंग प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया है, ताकि हम केवल वित्तीय प्रावधानों का ही नहीं बल्कि योजनाओं के वास्तविक परिणामों का भी मूल्यांकन कर सकें। आउटकम बजटिंग के परिणाम प्राप्त होने पर मैं उनसे सदन को अवगत कराऊंगी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अकाल के बारे में ये कहा है कि यह मान लिया जाता है कि इन आपदाओं से राहत पाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, पर इस निराशावाद का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। उपयुक्त नीतियों एवं उनके क्रियान्वयन से निश्चित रूप से आज भूख की समस्या का समाधान हो सकता है और अकालों की समाप्ति संभव है। यह कथन इसलिए प्रासंगिक हो जाता है कि राजस्थान सुदीर्घ काल से अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अकाल की विभीषिका का सामना करता रहा है। अकाल राहत से आगे बढ़कर अब हमें अकाल समाप्ति की ओर अग्रसर होना है। संवत 2061 में राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में न केवल संतोषजनक राहत प्रदान की गई, बल्कि स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन भी किया गया।
मटेरियल कंपोनेंट में पहली बार 50 करोड़ रुपए का विशेष बजट प्रावधान योजना मद में किया गया। संवत 2062 में भी राज्य के 22 जिलों के 50% से अधिक खराबा वाले गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाकर जनवरी की प्रथम तिथि से राहत कार्य आरंभ कर दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए सीआरएफ मदद के अंतर्गत वित्त आयोग द्वारा राज्य के लिए 415 करोड़ 64 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 311 करोड़ 73 लाख रुपए केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त किए जाने हैं। इस वर्ष इसमें से 155 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त हुई है। द्वितीय किश्त की राशि 155 करोड़ 86 लाख रुपए जो दिसंबर 2005 में ही प्राप्त हो जाने चाहिए थे, अभी तक प्राप्त होना शेष है, जबकि अकाल राहत पर इस वित्तीय वर्ष में लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। निःशक्त, निर्बल व निर्धन वर्गों को संबल देना प्रथम बजट से ही मेरी प्राथमिकता रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस बजट को मैं स्त्री शक्ति के नाम समर्पित करना चाहूंगी। परंपरागत रूप से ये माना जाता है कि महिलाओं का विकास आधारभूत आवश्यकता है, किंतु मेरे विचार से हमारे आधारभूत विकास के लिए महिला शक्ति की आवश्यकता अधिक है। सो इफ women need development, then development also needs women. अब तक संगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, किंतु निर्धनतम वर्ग इनसे वंचित रहा है। हालांकि सामाजिक सुरक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं को है। इतनी गरीबी, ऊपर से कमाई के एकमात्र स्रोत की मृत्यु अथवा उसकी शारीरिक क्षति, ऐसी बेचारी अबला और उसके छोटे छोटे बच्चों पर क्या गुजरती होगी, यह सोचकर ही आंखों में आंसू नहीं ठहरते। ऐसे परिवारों की ओर हमें मदद का हाथ बढ़ाना ही होगा, क्योंकि जो भरी आंखें हैं हम उनमें उतरना सीखें, जो हरे जख्म हैं हम उन जख्मों को भरना सीखें। ये अपने ये पराए, ये बात छोटी है, बड़े हुए हैं बड़े काम भी करना सीखें। इसलिए आगामी वर्ष में प्रत्येक बीपीएल परिवार को बीमा का लाभ देने के लिए पन्नाधाय जीवन अमृत योजना की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत बीमा हेतु प्रीमियम राशि में उसका अंश राज्य सरकार वहन करेगी। दुर्घटना में दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर बीमित परिवार को 50,000 रुपये और प्राकृतिक मृत्यु की अवस्था में 20,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। गंभीर शारीरिक क्षति होने पर 50,000 रुपये और सामान्य शारीरिक क्षति पर 25,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बीपीएल परिवार के 11वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों को बीमा कंपनी द्वारा 100 रुपये प्रति माह या 1200 रुपये प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और इस योजना पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 22 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। निश्चय ही यह कार्यक्रम हमारी सरकार द्वारा समाज की निर्धनतम महिला और राज्य की अंतिम नागरिक तक पहुंचने की प्रतिबद्धता की दिशा में एक और कदम होगा। महिला विकास कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिए सभी महिला विकास अभिकरणों में जिला स्तरीय अधिकारी होने आवश्यक हैं। अतः मैं पूर्व सरकार द्वारा अबेयंस में किए गए उक्त सभी पदों को पुनर्जीवित कर भरने की घोषणा करती हूँ। प्रसन्नता का विषय है कि राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। अब तक 1,04,000 स्वयं सहायता समूह में 11 लाख से भी अधिक महिलाएं संगठित हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से 55,000 समूहों को 100 करोड़ रुपयों से अधिक के बैंक ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 20,000 नए स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाकर लगभग 2 लाख और महिलाओं को इस अनुष्ठान में शामिल किया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्र पर पूर्व में कार्यरत 35,000 सहयोगिनियों की उपयोगिता को देखते हुए आगामी वर्ष में नए आंगनवाड़ी केंद्रों हेतु 11,000 नई सहयोगिनियों का चयन किया जाना प्रस्तावित है।
आगामी वित्तीय वर्ष में 44,62,000 बच्चों, गर्भवती स्त्रियों, धात्री माताओं तथा किशोरियों को पूरक पोषाहार वितरित किया जाएगा। इसके लिए चालू वर्ष की तुलना में लगभग 25 करोड़ रुपए की वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष में 179 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है। हम स्वयं के स्तर पर ही इस अभाव को पूरा करना चाहते हैं। किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में से 3,000 केंद्रों के भवनों का निर्माण कार्य आगामी वर्षों में संपन्न कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए राज्य सरकार आवश्यक वित्त पोषण करेगी। वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन 200 रुपये मासिक है, जिसमें 75 रुपये भारत सरकार का योगदान रहता है। भारत सरकार ने अपने इस योगदान को 125 रुपये बढ़ाते हुए राज्य सरकार से भी 200 रुपये जोड़कर इस मासिक पेंशन को 400 रुपये करने की अपेक्षा की है। हमें इस अपेक्षा के अनुरूप बराबर भागीदारी मंजूर है। अतः ऐसे वृद्धावस्था पेंशनर्स जो कि केंद्र सरकार के नॉर्म्स के अनुसार पात्र हैं, उन्हें 1 अप्रैल 2006 से 400 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देय होगी। जनजातीय विकास के प्रति भी मैं सदैव से चिंतित रही हूँ। इस हेतु पूर्व सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में योजना मद में 262 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था, जबकि हमने 3 वर्षों में ही 364 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। आगामी वर्ष में उदयपुर संभाग में अनुसूचित जनजाति के 500 विद्यार्थी हेतु 4 बालक तथा 6 बालिका कुल 10 नवीन आश्रम छात्रावासों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 9 आवासीय विद्यालयों में भी कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित करना प्रस्तावित है। जनजातीय क्षेत्र में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययन सुविधा का विस्तार करते हुए नए विषय एवं संकाय प्रारंभ किए जाएंगे। छात्राओं की अभिरुचि को देखते हुए गृह विज्ञान को प्राथमिकता दी जाएगी। समाज कल्याण हेतु पूर्व सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में योजना मद में किए गए कुल प्रावधान की तुलना में हमने 3 वर्षों में ही 20% से अधिक वृद्धि करते हुए 262 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 697 छात्रावासों में निवास कर रहे विद्यार्थियों के लिए भोजन, वस्त्र व अन्य सुविधाओं के लिए वर्तमान में प्रति विद्यार्थी 675 रुपये प्रतिमाह व्यय किए जा रहे हैं। इसे आगामी शिक्षण सत्र से 50 रुपये बढ़ाकर 725 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह किए जाना प्रस्तावित है। इससे 28,000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, जिसके लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। किराए के भवनों में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 95 छात्रावासों के लिए राजकीय भवनों का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। इस निर्माण कार्य पर प्रति छात्रावास 35 लाख रुपए की दर से अगले 2 वर्ष में कुल 33 करोड़ 25 लाख रुपए का व्यय अनुमानित है। इस हेतु राज्य सरकार आगामी वर्ष 8 करोड़ 32 लाख रुपए उपलब्ध कराएगी। नवगठित संभाग भरतपुर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु आगामी वर्ष में जन सहभागिता के आधार पर छात्रावास प्रारंभ किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रायः रोजगार की समस्या रहती है। दोनों हाथों या दोनों पैरों अथवा दोनों आंखों से विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आगामी 2 वर्षों में 1000 कियोस्क अथवा मोबाइल कियोस्क तैयार करवाकर आवंटित किए जाएंगे। नशे की दुष्प्रवृत्ति से विशेष प्रभावित जिलों में भूतपूर्व सैनिकों के स्वैच्छिक सहयोग से निजी सार्वजनिक सहभागिता के आधार पर नए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों पर आगामी वर्ष में स्वयं सिद्धा योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिनमें विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित महिलाओं को स्वरोजगार हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। मिड डे मील योजना में राज्य सरकार द्वारा अपनी तरफ से विशेष पहल करते हुए प्राथमिक कक्षा के बच्चों को सभी स्कूल दिवसों में गर्म पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चे केवल उबले गेहूं की घूगरी खाने को विवश न हों। इस हेतु न केवल राज्य द्वारा अंशदान बढ़ाया गया है, बल्कि इसके समुचित प्रबंधन हेतु अनेक निजी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इससे जोड़ा गया है। सहकारिता विभाग द्वारा महिला समितियों को इस योजना से जोड़ते हुए कुल 467 अन्नपूर्णा सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भोजन पकाने के लिए बर्तनों की व्यवस्था की जा रही है व शिक्षा विभाग द्वारा भी ऐसे विद्यालयों में रसोई घर बनाने की योजना चल रही है।
मदरसा बोर्ड के माध्यम से मदरसों में भी इस हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जा रहा है। इस व्यवस्था के समुचित प्रशासनिक प्रबंधन हेतु राज्य स्तर से लेकर पंचायत समिति स्तर तक विशेष मॉनिटरिंग यूनिट गठित की जा रही है व इस हेतु अलग से निदेशालय बनाया जा रहा है। इसी क्षेत्र में पहल करते हुए गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए भी शहरी क्षेत्र में न्यूनतम मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के कार्यक्रम में नगर सुधार न्यासों को सम्मिलित किया जाएगा। गरीब परिवार के बच्चों को हम शिक्षा के साथ कम से कम एक वक्त पौष्टिक भोजन सुलभ करा सकें तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा धर्म का कार्य कोई नहीं होगा। इस महायज्ञ में बेंगलोर तथा हैदराबाद जैसे दूरस्थ स्थानों के अक्षय पात्र तथा नंदी फाउंडेशन जैसे संस्थाओं भी यहाँ आकर महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस तरह की स्वैच्छिक सहायता को व्यवस्थित करने हेतु मैं मिड डे मील ट्रस्ट बनाने की घोषणा करती हूँ। इसमें दिया गया योगदान आयकर अधिनियम के तहत आयकर से मुक्त करवाया जाएगा और सभी जिलों में इस ट्रस्ट की शाखाएं खोली जाएंगी जो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्य करेंगी और इनमें जिले के गणमान्य व्यक्ति एवं अधिकारी शामिल होंगे। इस हेतु मैं राज्य के सभी संपन्न वर्गों, उद्यमियों, व्यवसायियों, जनप्रतिनिधियों, राज्य कर्मचारियों व नागरिक बंधुओं का आह्वान करती हूँ कि इस पुनीत कार्य हेतु अपने आय का कम से कम 1% भाग इस ट्रस्ट को दान दें। मैं स्वयं अपना वेतन जो मैं मुख्यमंत्री होने के नाते प्राप्त करती हूँ का 10% इस ट्रस्ट को दूंगी और मैं समझती हूँ कि सदन में मेरे साथी इस अनुष्ठान में मुझसे आगे ही रहेंगे, मुझसे पीछे नहीं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान विभिन्न सूचकांकों की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे है। कृण्वन्तोः विश्वमारोग्यम अर्थात हम समस्त विश्व को निरोग करें कि उद्घोष के साथ प्रदेश को हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने हेतु प्रयासरत हैं। समाज में मातृत्व असुरक्षित न रहे और बचपन असुरक्षित न रहे, इस हेतु इस वर्ष मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान शुरू किया गया है। इसके माध्यम से दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य एवं पोषण की 5 प्रमुख सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी व वंचित तबकों को स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सकेगा। चिकित्सकों एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की कमी राज्य में लंबे समय से चली आ रही समस्या थी, किंतु पूर्व सरकार द्वारा पूरे 5 वर्षों में वस्तुतः कोई भी नियुक्ति नहीं की गई। हमने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए गत वर्ष 558 चिकित्सकों, 372 नर्सों तथा 54 नर्सिंग ट्यूटर्स की नियुक्ति की सहमति दी। आगामी वर्ष में 100 चिकित्सकों, 200 ANM तथा 700 नर्सों की नियुक्ति चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा हेतु प्रस्तावित की जाती है। चिकित्सा क्षेत्र में सामान्य आधारभूत संरचना का अभाव भी दूसरी बड़ी समस्या रहा है, जिसे हम चरणबद्ध ढंग से दूर करना चाहते हैं। आगामी वर्ष में निजी सहभागिता से 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 100 उप स्वास्थ्य केंद्रों को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही चालू वर्षों की भांति आगामी वर्ष में भी 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व 227 उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। मान्य सदस्यों से विभिन्न चिकित्सालयों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या में वृद्धि के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2006-07 में 14 विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की शैय्या क्षमता में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। कोटा मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय में भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। राजस्थान में अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष ऑपरेशन जीरो कैटरैक्ट प्रारंभ किया है। कार्यक्रम प्रारंभ करते समय राज्य में लगभग 5 लाख व्यक्ति इस कारण अंधताग्रस्त थे। प्रतिवर्ष लगभग 1,20,000 व्यक्ति मोतियाबिंद के कारण इस संख्या में जुड़ जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2008 तक मोतियाबिंद के 9 लाख ऑपरेशन कर राज्य की अंधता प्रसार दर 0.34% के स्तर तक कम कर राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी। कैंसर, थैलेसीमिया तथा गुर्दा आदि रोगियों को कीमोथेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तथा डायलिसिस आदि प्रक्रियाओं की बार आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मरीजों की सुविधा हेतु राज्य के 6 मेडिकल कॉलेज स्तर के अस्पतालों में
मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी द्वारा डे केयर सेंटर खोले जाना प्रस्तावित है। राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु एक नई निवेश प्रोत्साहन नीति वर्ष 2006-07 में लागू की जाएगी, जिससे निजी क्षेत्र के सहयोग से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि की जा सके। इस नीति में जनजातीय व दूरवर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता से लिया जाएगा। प्रदेश के 7 पर्यटन स्थलों पर देशी विदेशी पर्यटकों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की पंचकर्म चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से निजी क्षेत्र की भागीदारी में पंचकर्म केंद्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। इस हेतु आधारभूत सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी तथा केंद्र का संचालन निजी क्षेत्र के सहयोग से किया जाएगा। इसके लिए 1,57,00,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है और निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक नीति तैयार की जाएगी। पंचगव्य की औषधीय महत्ता सिद्ध हो चुकी है। इसके औषधीय विकास, निर्माण एवं वितरण हेतु सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर आधुनिक पंचगव्य रसायनशाला की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष में 25 लाख रुपए की राशि प्रदान किए जाना प्रस्तावित है। साथ ही गोधन के विकास हेतु पंचगव्य से बने पदार्थों के उत्पादन को लघु उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाएगा। गो सेवा आयोग के लिए भी विभिन्न विकास कार्य हेतु 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है, जो इस वर्ष में किए गए वास्तविक व्यय के अतिरिक्त होगा। राजस्थान ने निरक्षरता का अभिशाप झेला है और उस अंतर्व्यथा से उबरते हुए उसने साक्षरता में प्रगति की देश विदेश में नई छाप छोड़ी है। आज के जमाने में वस्तुतः ज्ञान ही शक्ति है। शिक्षा के उन्नयन, शिक्षण संस्थानों के क्रमोन्नयन व शिक्षकों की नियुक्ति के क्षेत्र में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। वर्ष 2005-06 में प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 1905 वैकल्पिक पाठशालाओं को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित करते हुए 950 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गए तथा 1600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। आगामी वर्ष में लगभग 16,000 राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जाएगा। परिणाम स्वरूप पूरे प्रदेश में इनमें से कोई भी राजीव गांधी पाठशाला प्राथमिक पाठशालाओं में क्रमोन्नत होने से शेष नहीं रहेगा। इसके साथ ही 5,000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। इससे मध्यम स्तर पर ड्रॉप आउट की समस्या कम होगी। इस वर्ष प्रारंभिक माध्यमिक एवं संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत 37,000 अध्यापकों को नियमित नियुक्ति प्रदान की गई तथा 7,200 अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। आगामी वर्ष में तृतीय श्रेणी के लगभग 26,000 अध्यापकों व द्वितीय श्रेणी के 5,000 अध्यापकों, कुल लगभग 31,000 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। ये हमारे हर एक बच्चे को शिक्षा का हक दिलाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। इसलिए शिक्षा का नाम नहीं ले रहे हो। ये हमारे सेंट्रल बजट में 1.5 लाख लगाए जाएंगे, उसी में से गिना दो यहाँ पर। थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसको धन्यवाद तो भी थोड़ी शांत रहें, कृपया शांत रहें। ये हमारे हर एक बच्चे को शिक्षा का हक दिलाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। हौसला अगर आसमानी है तो है, हौसला अगर आसमानी है तो है, हमको कोई बदगुमानी है तो है। हम लड़े इंसान के हक में सदा, हम लड़े इंसान के हक में सदा, अब हमारी ये कहानी है तो है। ग्रामीण क्षेत्र के
ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नाबार्ड से ऋण प्राप्ति पर लगभग 27 करोड़ रुपए की राशि से 1387 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, शौचालय व पेयजल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में चल रहे महिला शिक्षण विहारों की उपयोगिता को देखते हुए चूरू जिले में भी निजी सहभागिता से महिला शिक्षण विहार खोला जाएगा। राज्य सरकार का ये मत है कि अध्ययन पूरा होने पर कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध हो सके। स्नातक पाठ्यक्रम के साथ साथ ऐसे वोकेशनल सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रारंभ करने हेतु जिनके लिए यूजीसी द्वारा सीड मनी दी जाएगी, राज्य सरकार भी एक मुश्त वित्तीय सहायता देगी। इस योजना हेतु आगामी वर्ष 1 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों की छात्र संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु एक स्थायी नीति बनाने की आवश्यकता है। इस हेतु राज्य सरकार सभी स्टेक होल्डर्स से बात कर उपयुक्त कदम उठाएगी। इसी प्रकार प्रदेश के महाविद्यालयों में निजी सहभागिता से 10 नॉलेज सेंटर स्थापित करने की योजना विभाग द्वारा शीघ्र जारी की जाएगी। आगामी वर्ष में आसींद एवं टोडा भीम में निजी सहभागिता से महाविद्यालय खोलने हेतु भूमि एवं भवन निर्माण की 50% राशि उपलब्ध कराने की घोषणा करती हूँ। मेरा ये भी प्रस्ताव है कि ऐसे समस्त उपखंड जहाँ राजकीय महाविद्यालय नहीं हैं, वहाँ निजी सहभागिता से महाविद्यालय संचालन हेतु राज्य सरकार निःशुल्क भूमि तथा भवन निर्माण का 50% अनुदान उपलब्ध कराएगी। राजस्थान के पुरातत्व संरक्षण एवं पर्यटन विकास में संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है, किंतु राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में म्यूजियोलॉजी विषय में शिक्षा नहीं दी जाती। इस आवश्यकता को देखते हुए आगामी वर्ष से राजस्थान विश्वविद्यालय में इस विषय की शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। रोजगार की दृष्टि से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। राजस्थान में 12 जिलों में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तथा 113 पंचायत समितियों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। इन स्थानों पर निजी सहभागिता से तकनीकी संस्थान स्थापित करने हेतु निःशुल्क राजकीय भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा भवन भी निर्मित कराकर उपलब्ध कराया जाएगा। आगामी वर्ष इस हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में राजस्थान की भागीदारी बढ़ाने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने तथा खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। सरकार की योजना है कि राज्य का कोई भी जिला स्टेडियम से वंचित न रहे। इस क्रम में आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप में स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा और इसके अतिरिक्त बीकानेर में वेलोड्रोम का पुनरुद्धार किया जाएगा। युवा आवासों के निर्माण के लिए प्रथम चरण में युवा गतिविधियों के विकास हेतु केंद्र सरकार के सहयोग से 13 जिलों में युवा आवासों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रथम चरण में राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी हेतु गत सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में कुल 25 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था, जबकि हमारे शासनकाल में 3 वर्षों का प्रावधान ही 145 करोड़ रुपए है। हमने शासन और प्रशासन को सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त करने के लिए बृहद प्रयास किए हैं, जिससे न केवल प्रशासनिक संरचना में गतिशीलता और पारदर्शिता आई है, बल्कि राज्य के मानव संसाधनों का भी विकास हुआ है। प्राय यह देखा गया है कि ग्रामीण व गैर संस्थागत रूप से भी अनेक महत्वपूर्ण खोजें होती रहती हैं और अनेक ऐसी उपयोगी तकनीकों का भी विकास हुआ है जिन्हें समुचित पहचान नहीं मिल पाई है। राज्य सरकार द्वारा अन्वेषणों को प्रोत्साहित करने हेतु इनके पंजीयन, प्रयोग एवं प्रोत्साहन की एक विशेष श्यामा प्रसाद मुखर्जी विज्ञान दृष्टि योजना लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत चयनित अन्वेषकों को सम्मानित करने के लिए विशेष पुरस्कार भी प्रारंभ किया जाएगा। ग्रामीण विकास की 20 से भी अधिक योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, सामुदायिक परिसंपत्ति निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही इनके माध्यम से क्षेत्रीय विषमता को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। चालू वर्ष में जनवरी 2006 तक इन योजनाओं पर 774 करोड़ 90 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। आगामी वर्ष में इन योजनाओं पर 1400 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
हमारे गांव हमारी विरासत के वे हिस्से हैं जो विपुल संभावनाएं सजोए हुए हैं। यूं तो गांवों तथा ग्रामीण जनता के विकास के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, परंतु राज्य सरकार तमाम योजनाओं को समन्वित करने के साथ एक आधुनिक और आदर्श गांव का सपना साकार करना चाहती है। इस हेतु आगामी वर्ष से जन सहभागिता आधारित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही नशा, विवाद एवं अपराध मुक्त गांवों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना में चयनित गांवों को 3 वर्ष के भीतर बृहद कार्य योजना तैयार कर विकसित किया जाएगा। इस योजना के प्रथम चरण में 50 गांव को लिया जाकर संबंधित विभागों से के बजट का प्राथमिकता से इन गांवों को आवंटन किया जाएगा। इसकी बृहद योजना पंचायती राज विभाग शीघ्र जारी करेगी। बायोफ्यूल हेतु रतन जूट का वाणिज्यिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास संघ के माध्यम से अनवरत व निश्चित दर पर बीज खरीद कराने, बीज एवं तेल की बिक्री पर विभिन्न करों में छूट देने पर विचार किया गया है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 में 33,000 से अधिक नए आवास निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देते हुए कुल 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। मेवात क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत इस वर्ष 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बालिकाओं के लिए 10 आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। इसमें निजी सहभागिता भी आमंत्रित की जाएगी। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने तथा उर्वरक के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक मृदा परीक्षण सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशाला स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष में सघन कृषि वाले जिलों में निजी सहभागिता से एक अतिरिक्त मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना प्रस्तावित है, जिसकी योजना कृषि विभाग शीघ्र जारी करेगा। साथ ही इस वर्ष वितरित 1,60,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड की संख्या को दुगुने से भी अधिक करते हुए आगामी वर्ष में 3,50,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया जाना प्रस्तावित है। किसानों को एक ही छत के नीचे आवास, नवीन तकनीक एवं आदान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक किसान भवन इस वर्ष जयपुर में निर्माणाधीन है। इसी तर्ज पर राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर किसान भवन बनाया जाना प्रस्तावित है। कृषि विषय का अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान है। फिर भी कृषि विषय में छात्राओं की अभिरुचि कम है। ये विडंबनापूर्ण है कि कृषि के जो कला स्वयं स्त्रियों की पहल से विकसित हुई थी, वही उनके ज्ञान से वंचित हो रही है। अतः कृषि विषय की ओर आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाकर उच्च माध्यमिक कक्षा की छात्राओं को 1,000 रुपये के स्थान पर 3,000 तथा स्नातक स्तर पर अध्ययन करने वाली छात्राओं को 3,000 रुपये के स्थान पर 5,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। उन्नत एवं ग्रामीण बीजों के वितरण में लगभग 1,50,000 क्विंटल की वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष में 9 लाख क्विंटल किया जाएगा। आगामी वर्ष में एक नया बीज विधायन संयंत्र IGNP क्षेत्र में लगाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही कृषि के विविधीकरण पर बल देते हुए उद्यानिकी फसलों के प्रोत्साहन हेतु राज्य बीमा निगम द्वारा इन फसलों के 5,000 क्विंटल उन्नत बीज का उत्पादन किया जाएगा। कृषि विपणन बोर्ड व निजी क्षेत्र के सहयोग से इनके विपणन के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज भी किसी जगह की अर्थव्यवस्था तभी विकसित परिलक्षित होती है जब उसके पशुधन विकसित होते हैं। राज्य में पूर्व की पशु प्रजनन नीति ब्रीडिंग पॉलिसी में संशोधन कर नई नीति लागू किया जाना प्रस्तावित है और पशु चिकित्सा सेवा के विस्तार हेतु निजी सहभागिता के आधार पर 50 नए पशु चिकित्सालय एवं 100 नए उपकेंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए भूमि एवं भवन तथा आवश्यकता अनुसार वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और आगामी वर्ष में 200 नए पशु चिकित्सकों की भर्ती भी की जाएगी। राज्य की एकमात्र बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लेबोरेटरी हेतु ISO 2001 प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस देश की सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रयोगशाला में टिश्यू कल्चर वैक्सीन भी बनाया जाना प्रस्तावित है।
आगामी वर्ष में वानिकी विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 90 लाख पौधों का वितरण प्रस्तावित है। वृक्षारोपण से विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए न्यूनतम 50% पौध वितरण विद्यार्थियों के माध्यम से किए जाएंगे, जिनमें छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वानिकी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 125 लाख मानव श्रम दिवसों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। ताल छापर अभयारण्य अपने काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसके समग्र विकास के लिए वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के लिए 2 करोड़ 82 लाख रुपए की पंचवर्षीय कार्य योजना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत आगामी वर्ष में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा। 12 में किशनगंज एवं शाहबाद के शहरिया क्षेत्रों में ग्रामीण विकास योजनाओं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों एवं अकाल राहत कार्यक्रमों से राशि डबटेल करते हुए वन भूमि के विकास हेतु इस वर्ष 3 करोड़ 50 लाख रुपए के व्यय से 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में क्लोजर्स बनाए गए। इस कार्य में स्थानीय 4,000 शहरिया परिवारों को जोड़ते हुए पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार का वन प्रबंधन व विकास का कार्य हाथ में लिया गया। आगामी वर्ष में भी 4,000 हेक्टेयर नए क्षेत्र लिए जाकर इतने ही नए शहरिया परिवारों को जोड़ते हुए इसी प्रकार के क्लोजर्स बनाए जाएंगे, जिन पर 3 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि किसान को 7% ब्याज दर पर ऋण मिले। हम और हमारे किसान इस आश्वासन की क्रियान्विति की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन वित्त मंत्री जी ने सहकारी बैंकों पर आयकर लगाने की घोषणा भी की है। हम इस बात से चिंतित हैं कि कदाचित इससे ब्याज की दर बढ़ेगी, घटेगी नहीं। लंबे समय के उपरांत इस वर्ष दुग्ध सहकारी समितियों के चुनाव संपन्न कराए गए। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लगभग 3 दशकों के बाद कृषि उपज मंडियों के चुनाव कराए जाने प्रस्तावित हैं। यह निश्चित ही जन प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम है। विभिन्न जिलों में संचालित समग्र सहकारी विकास परियोजना के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम से शेष रहे जिलों में इसे चरणबद्ध तरीके से संचालित करने का निर्णय लिया है। आगामी वर्ष में 5 और जिलों में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। 5 वर्ष की परियोजना अवधि में इन जिलों की सहकारी संस्थाओं को करीब 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकेगी। सरसों एवं अन्य कृषि जिन्सों की खरीद तथा उर्वरकों की समय पर उपलब्धता बनाए रखने के लिए सहकारी संस्थाओं में भंडारण के लिए गोदामों की कमी महसूस की जाती रही है। इसके लिए राज्य के 484 सहकारी संस्थाओं में 1,14,000 मेट्रिक टन भंडारण क्षमता वृद्धि के लिए गोदाम निर्मित किए जाएंगे और आगामी वर्ष में इस पर करीब 37 करोड़ 42 लाख रुपए का व्यय संभावित है। राज्य के सहकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान स्पिनफेड की गुलाबपुरा और गंगापुर कताई मिलों में 38 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से संचालित टफ परियोजना के अच्छे परिणाम दिखाई देने लगे हैं। स्पिनफेड की हनुमानगढ़ स्थित कताई मिल के लिए 29 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से भी टफ परियोजना लागू कर उसके आधुनिकीकरण और पुनर्वास का कार्यक्रम बनाया गया है। इससे मिल में नवीनतम तकनीक की मशीनों की स्थापना कर सूत की गुणवत्ता व उत्पादकता को बढ़ाया जा सकेगा, ताकि यह मिल निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा में सफलतापूर्वक कार्य कर सके। राज्य सरकार की नियोजन प्रोत्साहन नीति एवं उत्प्रेरक भूमिका के परिणाम स्वरूप राजस्थान में निवेश और औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण बना है। इस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में 1 लाख नए रोजगार सृजन के लक्ष्य को माह जनवरी 2006 में ही प्राप्त कर लिया गया है। वर्ष 2006-07 में भी 1 लाख व्यक्तियों को रोजगार सुलभ कराने का लक्ष्य है, जिसमें रीको व राजस्थान वित्त निगम द्वारा नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना व विस्तार के माध्यम से 17,500 तथा प्रशिक्षण, ऋण व विपणन सहायता के माध्यम से 82,500 लोगों को रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। राज्य के दस्तकारों के उत्पाद सीधे क्रेताओं तक पहुंचाने व विपणन की सुविधा प्रदान करने हेतु 10 विभिन्न जिलों में ग्रामीण हाट स्थापित किए गए हैं। इनकी सफलता को देखते हुए राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसे हाटों के निर्माण की योजना तैयार की जा रही है।
वर्ष 2005-06 में प्रारंभ किए गए 5 क्लस्टर्स के विकास में अच्छी प्रगति होने पर 10 और नए क्लस्टर्स का विकास किया जाएगा। इस हेतु वर्ष 2006-07 में 4 करोड़ 73 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। राज्य में इस वर्ष 5 स्थानों पर विभिन्न बैंकों की सहायता से ग्रामीण विकास व स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान रूट सेटी स्थापित किए जा रहे हैं। आगामी वर्ष में कुछ अन्य जिलों में भी बैंकों द्वारा ऐसी संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। इन संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जाकर बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इन युवाओं को स्वीकृत ऋण पर देय ब्याज में 2% अनुदान दिया जाएगा और इस हेतु शीघ्र ही विस्तृत योजना घोषित की जाएगी। इस वर्ष सिकंदरा में स्टोन पार्क स्थापना की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। आगामी वर्ष में इस तरह का एक स्टोन पार्क धौलपुर जिले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर सीडॉस के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। आगामी वर्ष में धर्मस्थल ट्रस्ट व बैंकों की सहायता से 12 जिले में आर्थिक एवं सामाजिक विकास का एक बृहद कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इसके माध्यम से 1 लाख परिवारों को तकनीक हस्तांतरण, रोजगार के साधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने का पानी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही लगभग 40,000 हेक्टेयर ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना भी प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 9,000 स्वयं सहायता समूह गठित किए जाएंगे, जिनको आगामी 5 वर्ष में 135 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाना संभावित है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयोजन से खादी एवं ग्राम उद्योग का एक नया प्रशिक्षण केंद्र पुष्कर में प्रारंभ किया गया है। इसी प्रकार आगामी वर्ष में एक और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। खादी, हथकरघा एवं ग्राम उद्योग संस्थाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता व विपणन व्यवस्था सुधारने पर बल दिया जा रहा है। आधुनिक युग के अनुरूप पैकेजिंग, डिजाइनिंग एवं मार्केटिंग हेतु आगामी वर्ष के बजट में 2 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। बुनकरों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। राज्य सरकार बुनकर के बीमा अंशदान का 50% वहन करेगी, जिससे मात्र 100 रुपए वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर कोई भी बुनकर इस योजना का लाभ उठा सकता है। आगामी वर्ष में 5,000 बुनकर परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में हस्तशिल्प विपणन को प्रोत्साहन देने हेतु जयपुर शहर की मिर्जा इस्माइल रोड पर एक भव्य मॉल अगले वर्ष कार्यशील कर दिया जाएगा। इसी तरह जल महल के सामने दिल्ली हाट की तर्ज पर एक बृहद क्राफ्ट हाट भी निर्माण कर कार्यशील कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश के दस्तकारों को अपना उत्पाद सीधे पर्यटकों को बेचने का अवसर मिलेगा। सिलोरा किशनगढ़ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 270 करोड़ रुपए का विनियोजन संभावित है। इस पार्क में लगभग 50 आधुनिक वीविंग यूनिट स्थापित होंगे। इस प्रोजेक्ट से करीब 2,500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा। हम चाहते हैं कि हर पर्यटक हमारी प्राकृतिक व पुरातात्विक संपदा से परिचित और अभिभूत हो। हमारी कोशिश होगी कि हर पर्यटक अपने हृदय में हमारे रंग बिरंगे प्रदेश की खूबसूरत यादें लेकर जाए। राज्य में पर्यटकों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप होटलों की मांग भी बढ़ी है। अतः इस क्षेत्र के आधारभूत ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने हेतु राज्य में नई होटल नीति मई के अंत तक घोषित की जाएगी। आस्था का सम्मान करना व कला को प्रश्रय देना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और यह मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता भी है। गत 2 वर्ष में पर्यटन, कला एवं संस्कृति हेतु आयोजना मद में 67 करोड़ 30 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। अगले वित्तीय वर्ष में आयोजना मद में 50 करोड़ 3 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। राज्य के पुरातात्विक भवनों एवं पुरावस्तुओं के महत्व को देखते हुए हेरिटेज प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसके लिए आगामी वर्ष में 1 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया जा रहा है। इसी तरह ब्रिज क्षेत्र के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। राजस्थान को विरासत में कई परकोटे एवं नगर द्वार मिले हैं, जो संरक्षण के अभाव में ध्वस्त हो रहे हैं। आगामी वर्ष नगर द्वारों के परीक्षण की महत्वाकांक्षी योजना, संरक्षण की महत्वाकांक्षी योजना आरंभ की जाएगी एवं इस योजनार्थ 2 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। आपको याद होगा कि मैंने मेरे पिछले बजट भाषण में 4 महत्वपूर्ण राज्य उच्च मार्गों को रिडकॉर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रमोन्नयन करने की घोषणा की थी।
मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इसके लिए 18 जनवरी 2006 को 1000 करोड़ रुपए का अनुबंध कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ये मेगा हाईवे फालोदी से रामजी की गोल 292 किलोमीटर, हनुमानगढ़ से किशनगढ़ 407 किलोमीटर, अलवर से सिकंदरा 81 किलोमीटर, बारा से झालावाड़ 195 किलोमीटर को जोड़ेंगे। लालसोट से कोटा 195 किलोमीटर मार्ग के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। मई 2006 में इसका अनुबंध कर कार्य प्रारंभ किए जाने की संभावना है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगी कि ये सभी कार्य जनवरी 2008 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। ये सड़कें राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधारभूत विकास के मेरे सपने को साकार करेगी, जिससे राज्य में अधिकाधिक निवेश व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शासन की बागडोर संभालते ही हमने निर्माण की राह पर चलने और नई राह का निर्माण करने का संकल्प लिया था। शासन की बागडोर संभालते ही हमने निर्माण की राह पर चलने और नई राह का निर्माण करने का संकल्प लिया था। मेरी सरकार द्वारा 5 वर्षों में निवेश को 4 गुना बढ़ाते हुए 8,483 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। वास्तव में प्रथम 2 वर्षों में ही 2,087 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जहां पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रतिदिन 4 किलोमीटर सड़क बनती थी व एक गांव को सड़क से जोड़ा जाता था, उसकी तुलना में आज हमारी सरकार प्रतिदिन 12 किलोमीटर सड़क बनाकर 4 गांव को प्रतिदिन 12 किलोमीटर सड़क बनाकर 4 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ रही है। सड़क क्षेत्र में यातायात को सहज एवं सुगम बनाने के लिए आरओबी और उपमार्गों के निर्माण की एक अभूतपूर्व पहल करते हुए आगामी वर्ष में राज्य में 17 आरओबी और 25 उपमार्गों का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। वाहन चालकों को अधिक कुशल व सड़क दुर्घटनाओं के प्रति सावधानी बरतने के लिए आगामी 2 वर्षों में सभी जिलों में स्ववित्त पोषण के आधार पर ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण किया जाएगा, जहां पर मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे वाहन चालन दक्षता में अपेक्षित वृद्धि होगी। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण जिला मुख्यालयों के आसपास के क्षेत्र में विकसित उपनगरों से संबंधित शहरों को परिवहन संसाधन से जोड़ने का प्रावधान है। आधारभूत सुविधाओं के अभाव में उपनगरीय मार्गों की इस योजना का अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहा है। इस पूर्व योजना का पुनर्वलोकन करते हुए मार्गों के गठन, सुविधा युक्त बस स्टैंड्स की स्थापना एवं संचालित होने वाले वाहनों की श्रेणी के निर्धारण आदि के संबंध में परिवहन एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जून 2006 तक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जानी प्रस्तावित है। विद्युत की बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति हेतु विद्युत उत्पादन को बढ़ाना तथा वितरण एवं प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करना राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्ष 2006-07 में योजना मद के विद्युत कंपनियों हेतु 1,991 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2005-06 में विद्युत की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिससे विद्युत उपलब्धता व उसकी मांग के बीच का अंतर बढ़ गया है। विद्युत की बढ़ती हुई मांग राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का प्रतीक है। राज्य सरकार ने अधिकतम विद्युत उत्पादन तथा अन्य राज्यों से अतिरिक्त विद्युत क्रय कर कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करने का पूरा प्रयास किया है। चालू रबी के मौसम में गत वर्ष की अपेक्षा 100 लाख यूनिट प्रतिदिन अधिक आपूर्ति की गई है। इस हेतु 525 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिजली क्रय भी की गई है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बृहद फीडर सुधार कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2004-05-06 में 850 फीडरों के नवीनीकरण के विरुद्ध आगामी वर्ष में 3,500 फीडर पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम से विद्युत की छीजत में कमी आएगी एवं उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। वर्ष 2006-07 में 33 केवी के 180 नए ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है। विद्युत वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु गत वर्ष के 773 करोड़ 76 लाख रुपए की तुलना में वर्ष 2006-07 में 1,039 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। राज्य सरकार ने 4,500 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की वृद्धि करने की व्यूह रचना बनाई है,
जिसमें 1500 मेगावाट क्षमता की वृद्धि निजी क्षेत्र में होने की संभावना है। वर्ष 1996 में अंतर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया को अपनाते हुए मैसर्स वेस्ट पावर को लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु प्रायोजिक घोषित किया गया था। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पुनर्गठित कंसोर्शियम स्वयं आगे आया है और राज्य के 1000 मेगावाट की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना 2 चरणों में स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करती है। परंपरागत ऊर्जा उत्पाद के लिए पहली बार निजी क्षेत्र में लगभग 4000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इस परियोजना से राज्य को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध हो सकेगी। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम RSMML ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अनूठी पहल करते हुए 2 वर्ष पूर्व जैसलमेर में 14.08 मेगावाट क्षमता के ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए थे, जिनसे प्रतिवर्ष 270 लाख यूनिट बिजली राजस्थान ग्रिड में दी जा रही है। यदि यही विद्युत कोयला आधारित ताप विद्युत घर से उत्पादित की जाती तो वातावरण में प्रतिवर्ष करीब 15,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का और प्रदूषण होता। इस आधार पर निगम को क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार कार्बन क्रेडिट्स प्राप्त हुए हैं। निगम कार्बन क्रेडिट्स प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम कंपनियों में से एक है। ऊर्जा की कमी को देखते हुए गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार ने समय समय पर कुछ सुविधाएं दी हैं और कुछ संशोधन भी किए हैं। हमारे प्रदेश में लाखों टन सरसों और अन्य कृषि उत्पाद होते हैं जिन पर आधारित बायोमास ऊर्जा संयंत्र लगाए जा सकते हैं। अतः बायोमास जनित ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु एक व्यापक नीति बनाना आवश्यक है और सरकार शीघ्र ही यह नीति जारी करेगी। खनन क्षेत्र के श्रमिकों की स्वास्थ्य सुविधा के विकास हेतु चिकित्सा विभाग के तत्वाधान में खान मालिकों की सहभागिता से श्रमिकों के समन्वित चिकित्सा जांच एवं बीमा कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रस्तावित है। इस वर्ष पेयजल आपूर्ति में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की गई है। आगामी वर्ष के लिए 10,000 अलाभान्वित व आंशिक लाभान्वित गांवों, ढाणियों, अनुसूचित जाति व जनजाति की 500 बस्तियों तथा सभी राजकीय विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जनवरी 2006 तक कुल 2,14,235 व्यक्तिगत आवासीय शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आगामी वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान व DPEP के सहयोग से राजकीय भवनों में संचालित 48,892 विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस पर कुल 97 करोड़ 78 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। राजस्थान एकीकृत फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आगामी वर्ष में 3 से 5 ppm फ्लोराइड वाले 7,699 गांवों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत भूजल की गुणवत्ता में सुधार हेतु यूनिसेफ की सहायता से 1 करोड़ 50 लाख रुपए के व्यय से 100 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण भी किया जाएगा। बीसलपुर बांध से टोंक जिले के 427 गांव व 2 कस्बों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु अगले वर्ष 85 करोड़ रुपए लागत की परियोजना पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 3,529 करोड़ रुपए की लागत की 17 बृहद पेयजल योजनाओं पर कार्य चालू है। राज्य के पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों की पेयजल की समस्या के दूरगामी समाधान हेतु 6,660 करोड़ रुपए की लागत से 12 बृहद योजनाएं चिन्हित की गई हैं। इन योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए भारत सरकार से सहायता लेने हेतु प्रयास जारी है। जल संसाधन की बृहद कार्य योजना बनाने एवं बेहतर प्रबंधन तंत्र विकसित करने के लिए राजस्थान वाटर इनिशिएटिव का गठन किया जा रहा है। यह पहल डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सम्मेलन की एक उपलब्धि है। आगामी वर्ष में 25 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया जाकर 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के अलावा 57,150 हेक्टेयर क्षेत्र में खालों का निर्माण कार्य कराया जाना भी प्रस्तावित है। सिंचाई सुविधाओं में विस्तार करते हुए अगले वर्ष अंधेरी, लासी, पीपलाद एवं गागरीन में 4 नई मध्यम सिंचाई परियोजनाएं केंद्रीय जल आयोग की स्वीकृति उपरांत प्रारंभ की जाएंगी। साथ ही बालापुरा लिफ्ट, MD, पृथ्वीपुरा, चेलिया, रेवा, बागली, कड़माली, जाल सागर
भीखाभाई सागवाड़ा कनाल RD 32.2 से 37.7 किलोमीटर एवं 37.7 से 51.7 किलोमीटर नई लघु सिंचाई परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी। परवन बृहद परियोजना, राजगढ़ मनोहर ताना एवं हत्यादेव मध्यम परियोजना तथा धौलपुर लिफ्ट परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय जल आयोग में अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में खरीफ वर्ष 2001 से रबी 2002-03 तक की फसलों का अभियाना वर्ष 2004 में माफ कर दिया गया था, किंतु इससे पूर्व ही कुछ काश्तकारों ने इन फसलों का सिंचाई कर जमा करा दिया था। इन काश्तकारों के अनुरोध पर इनको भी छूट का लाभ देते हुए उनके द्वारा पूर्व में जमा करवाई गई राशि को उनके सिंचाई कर की लंबित मांग के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। साथ ही इन्हीं जलों के नहरी क्षेत्रों में खरीफ 2003 से खरीफ 2005 तक की फसलों का बकाया अभियाना जमा कराने की अवधि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र के किसानों को 30 अप्रैल 2006 तक बकाया जमा कराने पर उन्हें ब्याज वसूली से छूट मिल सकेगी। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ऋण सहायता से 26 जिलों में 415 लघु सिंचाई परियोजनाओं की पुनरुद्धार की 612 करोड़ 39 लाख रुपए की परियोजना को आगामी वर्ष से शुरू कर 6 वर्षों में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के पूर्ण होने पर न केवल 1,27,442 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं सुनिश्चित हो सकेंगी, बल्कि 12,744 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। यूरोपियन कमीशन के साथ 450 करोड़ रुपए के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत 10 जिलों की लगभग 25 पंचायत समितियों में पंचायती राज संस्थाओं एवं जन उपभोक्ता संघों के माध्यम से जल संरक्षण कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आधुनिकीकरण एवं पुनरुद्धार हेतु आगामी 4 वर्षों में 300 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों के निर्माण हेतु 28 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार सिद्धमुख नहर परियोजना में 22,000 हेक्टेयर क्षेत्र और अमर सिंह जसाना परियोजना में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खाले निर्माण हेतु क्रमशः 18 करोड़ और 8 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। चालू वर्ष में चंबल परियोजना में नहरों का जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 7 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया गया था। आगामी वर्षों में दाहिने मुख्य नहर के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 20 करोड़ रुपए और बाईं मुख्य नहर के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। शहरी विकास समाज की समृद्धि का एक मानक रहा है। जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन, जल निकासी, शहरी यातायात, स्लम सुधार तथा गंदी बस्ती में रहने वाले और गरीबों हेतु अत्यंत कम लागत की आवास परियोजना आदि के लिए आगामी वर्षों में 180 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नागरिकों की आवास संबंधी मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु आवास नीति का बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में बहुमंजिला इमारतों तथा लोगों में फ्लैट्स में रहने के प्रति रुझान को देखते हुए फ्लैट्स के निवासियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु शीघ्र ही अपार्टमेंट एक्ट लाया जाएगा। बदलती हुई परिस्थिति एवं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान नगरपालिका अधिनियम में संशोधन कर एक आदर्श नगरपालिका अधिनियम का बनाया जाना भी प्रस्तावित है। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे आवासों की किश्तों पर देय ब्याज दरों में 1% तक की कमी की जाएगी। इससे लगभग 50,000 आवंटियों को लाभ मिलेगा। नगरीय क्षेत्र में जल के दोहन के फलस्वरूप जल स्तर को गिरने से रोकने के लिए सभी भवनों में वर्षा जल संग्रहण को समयबद्ध ढंग से लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में नगरीय क्षेत्र की पुरानी बावड़ियों, तालाबों और जोड़ों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण हेतु जन सहभागिता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आज भी राज्य की भिन्न भिन्न तहसीलों में पैमाइश के अलग अलग मानक चल रहे हैं, अतः कृषि भूमि के मापन के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में पूरे राज्य में एक समान जरीब की मैट्रिक प्रणाली लागू की जाएगी। भूमि के नक्शे के डिजिटाइजेशन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे कि खातेदार को जमाबंदी कंप्यूटराइज्ड नक्शे के साथ दी जा सके। राज्य के ऐसे उपखंड अधिकारी कार्यालय
जो तहसील से क्रमोन्नत होकर बने हैं के भवन निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासनिक प्रबंधन की दक्षता हेतु यथासंभव नए उपखंड अधिकारी कार्यालय के भवन तहसील कार्यालय भवन के साथ साथ एक ही कैंपस में बनाए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के नए कार्यालय भवन हेतु अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के स्थान पर नया काश्तकारी अधिनियम लाया जाएगा। इसके लिए मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस संबंध में प्राप्त विभिन्न सुझावों व बिंदुओं का परीक्षण किया जा रहा है। विभिन्न न्यायालयों की भवन संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें पूरा करने का प्रयत्न किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के भवन विस्तार एवं भूमिगत पार्किंग के लिए क्रमशः 22 करोड़ 78 लाख रुपए एवं 5 करोड़ 7 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। बीकानेर में न्यायालय भवन का निर्माण पूरा होने से के निकट है और बनी पार्क जयपुर में 8 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नया न्यायालय भवन बनाया जा रहा है। इसी प्रकार हनुमानगढ़ में 3 करोड़ 34 लाख रुपए, नाथद्वारा में 1 करोड़ 84 लाख और मेड़ता में 67 लाख रुपए की अनुमानित लागत से न्यायालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ का भवन काफ़ी पुराना हो जाने एवं मुकदमों की संख्या बढ़ने से पक्षकारों, अभिभाषकों तथा न्यायाधिपतिगण को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अतः इस हेतु नया भवन बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर आर्किटेक्चरल कंपटीशन के आधार पर कार्य योजना तैयार की जाएगी। अचल संपत्ति के पंजीयन को आम जन हेतु और सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से जयपुर शहर में एक पायलट कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधानुसार अपनी अचल संपत्ति जो जयपुर शहर, सांगानेर अथवा आमेर तहसील में कहीं भी स्थित हो का पंजीयन जयपुर के किसी भी उप पंजीयक कार्यालय में करा सकेगा। यह एनीवेयर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू की जाएगी। अचल संपत्ति के दस्तावेजों की पंजीयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं जनता के लिए सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से उस अचल संपत्ति को मौका निरीक्षण की व्यवस्था समाप्त की जा रही है ताकि सभी दस्तावेज तत्काल पंजीबद्ध करके लौटाए जा सकें। 25 लाख रुपए से अधिक की मालियत के मामलों में पंजीयन के पश्चात सभी मामलों में तथा अन्य प्रकरणों में रैंडम परीक्षण किया जाएगा। गलत तथ्य बताकर करापवंचन पाए जाने पर नियमानुसार शास्ति वसूल की जाएगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज 2 में 11,000 भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षित भूमि का पूर्ण आवंटन किया जा चुका है। आवंटन से शेष पूर्व सैनिकों के लिए भी अतिरिक्त भूमि आरक्षित कर आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। इस वर्ष से दूसरे विश्व युद्ध के सैनिकों की पेंशन प्राप्त कर रहे विधवाओं को दी जा रही मासिक पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये की गई थी। आगामी वर्ष से इसे और बढ़ाकर 800 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा और द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशन प्राप्त कर रहे सैनिकों को दी जा रही पेंशन में इस वर्ष बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन अब आगामी वर्ष से इनको भी 800 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाएगी। सैनिक कल्याण विभाग व जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों का कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। डीडवाना नागौर, शेरगढ़ जोधपुर, नीमकाथाना सीकर, बेरोड अलवर में नए सैनिक कल्याण कार्यालय खोले जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं के बच्चों हेतु कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के पश्चात उनके रहने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की सहभागिता से छात्रावास खोला जाएगा। गैलेंट्री अवार्ड धारकों को उनके पराक्रम के लिए देय नकद राशि में 10 गुनी वृद्धि की जाएगी। इस प्रकार परमवीर चक्र हेतु ये राशि 22,500 रुपये से बढ़ाकर 2,25,000 रुपये, अशोक चक्र हेतु 20,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, महावीर चक्र हेतु 15,000 रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये, कीर्ति चक्र हेतु 12,000 रुपये से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये, वीर चक्र हेतु 7,000 रुपये से बढ़ाकर 70,000 रुपये, शौर्य चक्र हेतु 5,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये, सेना, वायुसेना, नौसेना मेडल हेतु 3,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये की जाएगी।
शौर्य के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित पुलिस कर्मियों को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए व शौर्य के लिए पुलिस पदक हेतु पूर्व में देय राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये देने का निर्णय लिया है। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी हेतु चिकित्सा रियायत योजना वर्ष 1981 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना में सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए जाने पर लगातार बढ़ते व्यय भार को देखते हुए इस वर्ष सरकार ने 15 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं, जो पूर्व में किसी भी वर्ष में उपलब्ध करवाए गए अंशदान से अधिक है। सामान्यतः पूर्व में राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में जो वृद्धि की जाती थी उसमें समस्त अरियर को जीपीएफ खाते में जमा किया जाता रहा, परंतु इस वर्ष सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को जुलाई 2005 से देय महंगाई भत्ते की किस्त के अधिकतर हिस्से का भुगतान नगद में किया गया है, जो कदाचित अभूतपूर्व है। राज्य कर्मचारियों की सुविधा हेतु एक व्यापक वेब पोर्टल बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से राज्य बीमा एवं जीपीएफ खातों संबंधी सूचना कर्मचारियों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। राज्य यात्रा भत्ता नियमों के दैनिक भत्ते हॉल्टिंग अलाउंस की दरें पूर्व में वर्ष 1992 में संशोधित की गई थीं। 14 वर्ष पूर्व निर्धारित दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, अतः इस हेतु नए नियम बनाए जाने प्रस्तावित हैं। अध्यक्ष महोदया, अब मैं सदन के समक्ष कर प्रस्तावों का उल्लेख करूंगी। मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य की कर प्रणाली में हमारी सरकार द्वारा किए गए सुधारों, प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा कुशल कर प्रबंधन के उत्साहवर्धक परिणाम उत्तम कर संग्रहण के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि गत वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 2005-06 की कर आय में लगभग 15.5% वृद्धि होगी। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगी कि राज्य के व्यवसाय उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु कर सुधारों की हमारी यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। जैसा कि मान्य सदस्यों को ज्ञात है कि इस वित्तीय वर्ष में अधिकांश राज्यों ने वैट कर व्यवस्था लागू कर दी है। हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश एवं गुजरात के साथ साथ छत्तीसगढ़ ने भी 1 अप्रैल 2006 से वैट लागू करने की घोषणा की है। राज्य के व्यापार उद्योग, उपभोक्ता संगठनों, अर्थशास्त्रियों, कर सलाहकारों तथा जनप्रतिनिधियों से गत दिनों विस्तृत विचार विमर्श करने पर यह बात उभर कर सामने आई कि राज्य के औद्योगिक विकास एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा राज्य के समग्र विकास के लिए प्रगतिशील वैट व्यवस्था को अपनाना राज्य हित में होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण से इंगित होता है कि केंद्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने एवं इससे होने वाले राजस्व की संभावित हानि की क्षतिपूर्ति के उपायों की ओर केंद्रीय सरकार और राज्य के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी अग्रसर है। अतः सदन की अनुमति से राज्य में दिनांक अप्रैल 1, 2006 से वैट कर प्रणाली प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है। वैट कानून के लागू होने पर उद्योग एवं व्यापार से जुड़े डीलर्स को प्रारंभ में कुछ भ्रांतियां एवं कठिनाई होना स्वाभाविक है, अतः उनकी प्रारंभिक समस्याओं के सामयिक समाधान हेतु राज्य स्तर पर एक अभाव अभियोग समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह समिति वैट लागू होने के प्रथम वर्ष में व्यापारिक संस्थानों एवं कर सलाहकारों से विचार विमर्श कर उनसे प्राप्त होने वाले सुझावों पर अपनी राय राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। यही नहीं, जिला स्तर पर भी वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ऐसी समितियों का गठन किया जाएगा। यहाँ मैं सदन में के ध्यान में लाना चाहूँगी कि इस कानून के तहत राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा निर्धारित दरों को अपनाया जाएगा, परंतु राज्य की विशेष आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं राखी, कृपाण, प्रसाद एवं पूजन सामग्री, चौक एवं तख्ती, सरकंडे से बने मुड्डे, मुरमुरे, पोहा, खील, पत्तल दोने, पतंग, हस्त निर्मित अगरबत्ती, हस्तशिल्प जैसे ब्लू पॉटरीज, पपेट इत्यादि को वैट से मुक्त रखना भी प्रस्तावित करती हूँ। इन सब कर मुक्त वस्तुओं की विस्तृत सूचना वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी। वर्तमान में मोटर पार्ट्स एवं एक्सेसरीज पर 1% तथा इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान, उनके पार्ट्स एवं एक्सेसरीज पर 4% प्रवेश कर है। इन वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में राज्य में विनिर्माण के काम में लेने
पर राज्य के उद्योगों पर अनावश्यक भार पड़ता है, जिससे उन्हें दूसरे राज्यों से प्रतिस्पर्धा में कठिनाई हो रही है। इसके निराकरण हेतु मैं राज्य में इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद एवं मोटर वाहनों के विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाने पर उक्त पार्ट्स एवं एक्सेसरीज को प्रवेश कर से मुक्त करना प्रस्तावित करती हूँ। राज्य में ऑटो पार्ट्स एवं एंसिलरीज की नई इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मैं इनकी केंद्रीय विक्रय कर की दर में 50% की छूट दिया जाना प्रस्तावित कर रही हूँ। राज्य में खाद्य तेल उद्योग को प्रोत्साहित करने तथा इस उद्योग से जुड़े सैकड़ों व्यवसायियों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से मैं कुछ प्रस्ताव कर रही हूँ। वर्तमान में समस्त प्रकार के ऑयल सीड्स पर 1.6% मंडी शुल्क देय है, इसे घटाकर 1% करना प्रस्तावित करती हूँ। सरसों एवं इनके तेल का राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में नॉन एसएसआई ऑयल मिलों द्वारा सरसों की खरीद पर 2% परचेस टैक्स देय है, इसे घटाकर 1% करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में सरसों के तेल को राज्य से बाहर बेचे जाने पर 2% केंद्रीय बिक्री कर देय है, जिसे घटाकर 1% किया जाना प्रस्तावित है। मैं आशा करती हूँ कि टैक्स रेट्स के इस रैशनलाइजेशन से राज्य के सरसों आधारित तेल उद्योगों के व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी तथा इससे टैक्स कंप्लायंस भी बेहतर होगी। इसके अलावा मैं तिल पर देय 1% प्रवेश कर को समाप्त करना प्रस्तावित करती हूँ। तिल पर वर्तमान में 4% परचेस टैक्स देय है। तिल उद्योग को राहत प्रदान करने की दृष्टि से दिनांक 30 मार्च 2001 एवं इसके बाद की अवधि के लिए तिल पर परचेस टैक्स को 4% से घटाकर 1% किया जाना प्रस्तावित है। मुझे विश्वास है कि इन राहतों से हमारा यह उद्योग पनपेगा। वर्तमान में सिगरेट, चिरूट, सिगार तथा सिगारेलो पर 6%, गुटखा और चूरी को सम्मिलित करते हुए जर्दा युक्त पान मसाले पर 16% एवं सादा पान मसाला पर 4% प्रवेश कर देय है। इन पदार्थों के सेवन से जन स्वास्थ्य पर होने वाले हानिकारक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इनके उपयोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से सिगरेट, चिरूट, सिगार तथा सिगारेलो पर प्रवेश कर की दर को 6% से बढ़ाकर 12% तथा गुटखा और चूरी को सम्मिलित करते हुए जर्दा युक्त पान मसाले पर प्रवेश कर की दर को 16% से बढ़ाकर 20% तथा सादा पान मसाला पर प्रवेश कर की दर से 4% से बढ़ाकर 8% किया जाना प्रस्ताव कर रही हूँ। मैं विंड मिल एवं उससे संबंधित उपकरणों पर 1%, ऑप्टिकल फाइबर केबल, पॉलीएथिलीन इंसुलेटेड जेली फिल्ड टेलीकम्युनिकेशन केबल्स पर 2%, सेरामिक एवं ग्लेज टाइल, ग्लास और ग्लास शीट, सभी प्रकार के सैनिटरी का सामान और फिटिंग, पाइप और पाइप फिटिंग पर 4% प्रवेश कर लगाना प्रस्तावित कर रही हूँ। इन समस्त वस्तुओं को राज्य में कर चुकाकर खरीदने की स्थिति में इन्हें प्रवेश कर से मुक्त रखा जाएगा। कैप्टिव पावर जनरेशन पर विद्युत शुल्क राज्य में उद्योगों के अनुकूल वातावरण बनाने में बाधक बना है। राज्य में नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा विद्यमान उद्योगों को राहत प्रदान करने हेतु मैं कैप्टिव पावर जनरेशन को विद्युत शुल्क से मुक्त करना प्रस्तावित करती हूँ। मुझे विश्वास है कि इससे राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। हमारे राज्य में पानी की भारी कमी है और राज्य में जनसंख्या में वृद्धि तथा विकास की विभिन्न गतिविधियों में पानी की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु भूजल संसाधनों पर निर्भरता निरंतर बढ़ रही है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में भूजल स्रोतों के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोग में हो रहे अत्यधिक दोहन से जल स्तर निरंतर नीचे गिरते जा रहा है, जो चिंता का विषय है। हमारी प्राथमिकता जनसाधारण को पेयजल उपलब्ध कराना एवं कृषि हेतु जल उपलब्ध कराना है। चूंकि अत्यधिक भूजल दोहन जनसाधारण एवं किसानों के हित में नहीं है, अतः इन संसाधनों पर नियंत्रण एवं उनके उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए द राजस्थान रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर बिल 2006 सदन के इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके तहत भूजल के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोग पर शुल्क लगाना प्रस्तावित है। इस शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि से एक फंड का गठन किया जाएगा, जिससे जल संरक्षण कार्यों को गति मिल सकेगी।
राज्य में होटल आदि पर वर्तमान में विलासिता कर 8% की दर से 1000 रुपये एवं इससे अधिक कमरों का प्रतिदिन किराया होने पर देय है। मैं प्रति कमरा प्रतिदिन का किराया 3000 या इसके अधिक होने पर विलासिता कर की दर को 8% से बढ़ाकर 10% करना प्रस्तावित कर रही हूं, परंतु हेरिटेज होटलों के राज्य के पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए उन पर विलासिता कर की वर्तमान व्यवस्था में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है। केबल नेटवर्क के माध्यम से सेवादाताओं को मनोरंजन कर की परिधि में प्रथम बार वर्ष 1999 में लाया गया था, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम के अनुसार राशि जमा कराने का विकल्प दिए जाने से इस मद से नगण्य कर राजस्व की प्राप्ति हो रही है। राज्य में केबल नेटवर्क के बढ़ते हुए प्रचलन से राज्य के सिनेमाओं पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव तथा केबल ऑपरेटर्स द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल की जा रही राशि को दृष्टिगत रखते हुए मैं केबल नेटवर्क की वर्तमान कॉम्पोजिशन स्कीम को समाप्त करते हुए प्रति कनेक्शन मनोरंजन कर की राशि को 10 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति माह प्रति उपभोक्ता कनेक्शन करना प्रस्तावित करती हूँ। वीडियो पार्लर एवं वीडियो सिनेमा पर राजस्थान वीडियो फिल्म्स रेगुलेशंस ऑफ एग्जीबिशन एक्ट 1990 एवं रूल्स 1992 के अधीन मनोरंजन कर देय है। केबल नेटवर्क के विस्तार से वीडियो पार्लर एवं वीडियो सिनेमाओं की उपादेयता लगभग समाप्त हो गई है, अतः इस अधिनियम एवं नियमों को रिपील किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में गत वर्षों में जनसंख्या में हुई वृद्धि के परिणाम स्वरूप जन आकांक्षाओं की अपेक्षानुसार यातायात के साधनों का विस्तार नहीं हो सका है, अतः कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले आम जन को उपखंड तथा जिला मुख्यालयों तक सुविधाजनक सीधी सेवाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से निजी क्षेत्र के स्टेज कैरेज वाहनों को राष्ट्रीय मार्गों पर 50 किलोमीटर तक ओवरलैप की छूट देने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा 26 राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकृत करने पर भी विचार किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण जिला मुख्यालयों के आसपास के क्षेत्र में उपनगर विकसित हो रहे हैं। आधारभूत सुविधाओं के अभाव में इन उपनगरों को संबंधित जिला मुख्यालयों से यातायात के साधन सुलभ कराने की योजना के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं, अतः यह आवश्यक हो गया है कि इस योजना को रिव्यू किया जाए। इस हेतु मार्गों का गठन करने, स्थानीय निकायों द्वारा संपूर्ण सुविधा युक्त बस स्टैंडों की स्थापना करने एवं इन मार्गों पर संचालित होने वाले वाहनों की श्रेणी इत्यादि के निर्धारण के संबंध में परिवहन विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे। इस योजना से उपनगरों से जिला मुख्यालय तक प्रतिदिन आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए सुचारू उपनगरीय परिवहन व्यवस्था विकसित हो सकेगी। राज्य में पर्यटन विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मैं यह प्रस्तावित करती हूं कि पर्यटक अनुज्ञा पत्र से भिन्न संविदा अनुज्ञा पत्रों पर संचालित वाहनों पर देय विशेष पथ कर की वार्षिक दर जो वर्तमान में चैसिस लागत का 36% एवं यान की लागत का 22% है को घटाकर 1 अप्रैल 2006 से क्रमशः 24% एवं 18% किया जाए। मेरा विश्वास है कि इस कदम से कर अपवंचना में कमी होगी एवं राजस्व आय में भी वृद्धि होगी। मोटर वाहनों से हो रहे वायु जनित प्रदूषण से आम आदमी के स्वास्थ्य पर हो रहे कुप्रभाव को कम करने एवं पुराने वाहनों के प्रयोग को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम 1951 में संशोधन कर 15 वर्ष पुराने निजी वाहन एवं 7 वर्ष से पुराने व्यावसायिक वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाना प्रस्तावित है। इस टैक्स के प्राप्त राशि का उपयोग मोटर वाहन जनित प्रदूषण पर अंकुश एवं नियंत्रण करने हेतु आधारभूत ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर गरीब महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, दस्तकारों आदि को राहत प्रदान करने हेतु यह प्रस्तावित है कि स्वयं सहायता समूह एवं डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट योजनाओं के ऋण संबंधी दस्तावेजों को मुद्रांक शुल्क से पूर्णतः मुक्त किया जाएगा। वर्तमान में स्टॉक एक्सचेंज तथा संबंध संघों एवं व्यक्तियों द्वारा डीमैट खातों दैट इज इलेक्ट्रॉनिक के लेन देन पर मुद्रांक शुल्क लागू नहीं है, जबकि अब उक्त कारोबार डीमैट खातों से ही किया जाता है। इन खातों पर मुद्रांक शुल्क प्रत्यारोपित करने हेतु राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 में निष्पादन, हस्ताक्षरित दस्तावेज एवं सिक्योरिटी की परिभाषा में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है।
वर्तमान में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि जिला कलेक्टर सिवाय चक अथवा अन्य सरकारी भूमि को शहरी स्थानीय निकायों तथा जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यासों, नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं को संबंधित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित भूमि दरों का निश्चित प्रतिशत लेकर आवंटित कर सकेंगे। यह प्रस्तावित है कि आगामी वित्तीय वर्ष से सरकारी भूमि के विक्रय के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य शहरी स्थानीय निकायों को जो आय प्राप्त होगी उसका जयपुर विकास प्राधिकरण 30% हिस्सा एवं नगर सुधार न्यास 15% हिस्सा राजकोष में जमा कराएंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर सुधार न्यास द्वारा उनके पास शेष रहे हिस्सों में से 15% राशि स्थानीय शहरी निकायों को स्थानांतरित की जाएगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं अन्य समान प्रयोजन के लिए उपयोग में आने वाले बड़े भूखंडधारी समाज के विकास और कल्याण के लिए योगदान करने में सक्षम है। मैं वित्त विधेयक के माध्यम से एक नया भूमि कर लगाना प्रस्तावित कर रही हूं, जिससे कि इस विधेयक के दायरे में आने वाले भू मालिकों पर यह कर लगाया जा सके। मैं यह भी बताना उचित समझती हूं कि कृषि, आवासीय एवं सार्वजनिक उपयोग में आने वाली भूमि को इस कर के दायरे से बाहर रखा गया है। मैं ये भी बताना उचित समझती हूँ कि कृषि, आवासीय एवं सार्वजनिक उपयोग में आने वाले भूमि को इस कर के दायरे से बाहर रखा गया है। मैं समझती हूँ कि इस सदन का कोई भी सदस्य इस बात से असहमत नहीं होगा कि निर्धन और निर्बल को राज्य से सहायता मिलनी चाहिए। साधनों की कमी से अब तक हम इस तबके को वह सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पाए हैं जिनकी इनको नितांत आवश्यकता है। ना ही इन तबकों के आखिरी व्यक्ति तक हम पहुंच पाए हैं। आधुनिकीकरण से उत्पन्न प्रदूषण जैसी नई समस्याओं में से भी गरीब ही सबसे अधिक प्रभावित है। मैं चाहती हूं कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़े और इन्हीं के लिए संसाधन एकत्रित करने हेतु मैंने ग्रीन टैक्स, भूजल उपयोग पर शुल्क और भूमि पर इत्यादि इस बजट में प्रस्तावित किए हैं। वर्ष 2005-06 के बजट अनुमानों में 1523 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया था। बजट अनुमानों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि में लगभग 30 करोड़ रुपए की कमी संभावित है, परंतु राज्य के अपने कर राजस्व में लगभग 126 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही राजस्व व्यय में 450 करोड़ रुपए की कमी संभावित है। इससे चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में राजस्व घाटा 865 करोड़ 37 लाख रुपए रहना संभावित है। चालू वर्ष के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों का 7.42% अनुमानित किया गया था, जो संशोधित अनुमानों के अनुसार घटकर 4.17% रहने की संभावना है। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों एवं राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की दृष्टि से कम मात्रा में ऋण लेने से पूंजीगत प्राप्तियों में कमी हुई है। अतः संशोधित अनुमानों में 46 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट अधिशेष ही अनुमानित है। वर्ष 2005-06 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। राजस्व प्राप्तियां 20,745 करोड़ 82 लाख रुपए, राजस्व व्यय 21,611 करोड़ 19 लाख रुपए, राजस्व खाते में घाटा 865 करोड़ 37 लाख रुपए, पूंजीगत प्राप्तियां 8,233 करोड़ 11 लाख रुपए, पूंजीगत व्यय 7,321 करोड़ 35 लाख रुपए, पूंजीगत खाते में अधिशेष 911 करोड़ 76 लाख रुपए और कुल बजट अधिशेष 46 करोड़ 39 लाख रुपए। राजस्व वर्ष 2006-07 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। राजस्व प्राप्तियां 23,991 करोड़ 35 लाख रुपए, राजस्व व्यय 24,034 करोड़ 35 लाख रुपए, राजस्व खाते में घाटा 43 करोड़ रुपए, पूंजीगत प्राप्तियां 9,679 करोड़ 92 लाख रुपए, पूंजीगत व्यय 9,586 करोड़ 7 लाख रुपए, पूंजीगत खाते में अधिशेष 103 करोड़ 85 लाख रुपए, कुल बजट अधिशेष 60 करोड़ 85 लाख रुपए। आगामी वर्ष का राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों का मात्र 0.18% रहना अनुमानित है। उल्लेखनीय है कि 12वें वित्त आयोग ने वर्ष 2008-09 में राजस्व घाटा समाप्त करने की सिफारिश की है। हमें आशा है कि हमारा राजस्व घाटा वर्तमान अनुमानों के अनुसार संभवतः वर्ष 2007-08 में ही समाप्त हो जाएगा।
मैं वर्ष 2006-07 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रही हूँ। साथ ही राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 की अपेक्षा के अनुसार मध्यमकालिक राज्य वित्तीय नीति विवरण, राज्य वित्तीय नीति युक्त विवरण एवं प्रकटीकरण विवरण मैं सभा पटल पर रख रही हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं। हमारा यह आय व्यय अनुमान समन्वय, कोऑपरेशन, समेकन, कंसोलिडेशन एवं सहभागिता पार्टिसिपेशन से प्रेरित है। यह हमारे आदर्शों को यथार्थ में परिणत करने की दिशा में किया गया संकल्प है। हमें विश्वास है कि यह राज्य को समानता और स्वतंत्रता के साथ समृद्धि एवं समृद्धि की नई दिशा देगा। अंत में चले हम मिलकर लोकहित के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सह नाववतु सह नुभुनक्तु सह वीर्य करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु माँ विद्विषा वही। यानी हम सभी साथ बैठें, साथ भोजन करें, साथ ही शौर्य को प्राप्त करें, साथ साथ तेजस्वितापूर्ण अध्ययन करें, किसी से द्वेष न करें। और मुझे विश्वास है कि हम चलें तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। हम चलें माने हम चलें तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। सागरों की बात क्या, हिमगरी सरीखे ढल पड़ेंगे। ये न समझो ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी। हम चलें तो दीप क्या, सूरज हजारों जल पड़ेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूँ। वित्त विधेयक को प्रस्तावित करें। कल हमारी धार्मिक नगरी वाराणसी में बम विस्फोट से 20 से 22 लोगों के मारे जाने व कई लोगों के घायल होने की घटना घटित हुई है। मैं इस दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों को मेरी तरफ से व प्रदेश की जनता की तरफ से हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ। काफी दहशत फैली हुई है, तो उसके मामले में गृह मंत्री जी कुछ बता दें। राज्य का आय व्यय सारी जांच कर ली, किसी भी उपस्थापन करें। प्रकार की कोई चीज सदन की तरफ से प्रस्ताव द्वारा बनारस की घटना पर एक शोक प्रस्ताव भेज दिया जाए तो क्या नुकसान है? कर दिया ना मुख्यमंत्री जी ने। वो तो आपने किया। अब फिर ये नहीं, अगर शोक प्रस्ताव भी रखा जाए तो हमें कोई एतराज नहीं। माननीय शोक प्रस्ताव मुख्यमंत्री रखा जा जी, सकता है। आय व्यय का उपस्थापन करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य के आय व्यय का अनुमान वर्ष 2006-07 का उपस्थापन करती हूँ तथा सदन की मेज पर रखती हूँ। अब आप वित्त विधेयक का भी उपस्थापन करना है, प्रस्थापित करें। मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2006 को पुरस्तापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूँ। प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2006 को पुरस्तापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुरस्तापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तापित मैं करें। आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2006 को पुरस्तापित करती हूँ। सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 9 मार्च 2006 के प्रातः 11 बजे तक के लिए